दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में जो अपना टॉपिक है भारतीय जलवायु और मौसम। भारतीय जलवायु और मौसम पर पूरे के पूरे एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। यह क्लासेस यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, एसएससी सीजीएल, पीजीटी, टीजीटी, सुपर टेट, इवन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स जिसमें ज्योग्राफी आती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। देखिए क्या है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चार ऑप्शन है। फर्स्ट है हवाओं का मौसमी परिवर्तन। सेकंड ऑप्शन है वर्ष भर लगातार वर्षा। थर्ड ऑप्शन है पवनों की दिशा में परिवर्तन। फोर्थ ऑप्शन है ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत की जलवायु 12 महीने बदलती रहती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है 2 नंबर। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? अल बरूनी, अल मसूदी, अल अहमदी, इब्न खुर्दात बेह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन अल मसूदी। क्या हो जाएगा? अल मसूदी। देखिए, अल मसूदी अरब का एक विद्वान और प्रमुख भूगोलवेत्ता था। 915 से 916 ईस्वी में वह भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का विदेशी यात्री था। उसका जन्म 9वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बगदाद में हुआ था। यद्यपि उसकी सही जन्म तिथि के विषय में अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है। मृत्यु उसकी 965 ईस्वी में मिस्र में हुई थी। तो मानसून का वर्णन सबसे पहले अल मसूदी ने किया था, जो कि बगदाद के रहने वाले थे। अगला प्रश्न आपके सामने 3 नंबर है। निम्नलिखित में कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, गल्फ स्ट्रीम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है। यह धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्वी दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण इसे खाड़ी की धारा गल्फ स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने 4 नंबर है, जो कि एसएससी 2014 में आया हुआ प्रश्न है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि? फर्स्ट ऑप्शन, शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है। सेकंड ऑप्शन, शिमला में वायुदाब अधिक है। थर्ड ऑप्शन, ये उच्च तुंगता पर है। फोर्थ ऑप्शन, शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ये उच्च तुंगता पर है। क्या है? उच्च तुंगता पर स्थित है। देखिए, जेट धाराएं जो होती हैं उच्च तुंगता, उच्च वेग, मध्य अक्षांश पर जो टेढ़े मेढ़े पथ पर चलती हैं। सामान्यतः जेट धारा हजारों किलोमीटर लंबी एवं सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी होती है। वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली जेट धाराएं पश्चिम से पूर्व पछुआ हवा की पेटी के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ठंड होती है। अगला प्रश्न आपके सामने 5 नंबर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दक्षिणी पश्चिमी मानसून आमतौर पर जून में शुरू होते हैं और सितंबर तक समाप्त हो जाते हैं। इसके अंतर्गत दक्षिण से आने वाली वाष्प से लदी हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आती हैं और दो हिस्सों में बंट जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन भारत में आमतौर पर 1 जून से केरल से शुरू हो जाता है और उत्तर भारत आने में दोस्तों इसको लगभग कितना टाइम लगता है? 30 से 45 दिन का समय लग जाता है। अगला प्रश्न आपके पास 6 नंबर है।
तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है पश्चिम विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा। देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून का नामांकन इसके उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने के कारण किया गया है। उत्तर पूर्वी मानसून की दिशा के विपरीत दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश भारत में अरब सागर के मार्ग से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा बंगाल की खाड़ी के माध्यम से उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा कराती है। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे 7 नंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल है। केरल में यह मानसून प्रवेश करता है लगभग 1 जून को, और पूरे उत्तर भारत में या पूरे भारत में फैलने के लिए इसे टाइम लगता है लगभग 45 दिन का। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने 8 नंबर है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब एवं निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्रों में अरब सागर की धारा बंगाल की खाड़ी की धारा में मिल जाती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं अरब सागर की धारा व बंगाल की खाड़ी की धारा में विभाजित होकर प्रविष्ट होती है। दोनों शाखाओं पंजाब के व निकटवर्ती पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में मिलती है, लेकिन इस समय तक ये दोनों ही धाराएं आर्द्रता जो होती है क्षीण इनकी हो चुकी होती है, अर्थात जो आर्द्रता होती है दोस्तों वह कम हो जाती है। भारत में मानसून आरंभ होने के बाद बीच बीच में हफ्तों तक वर्षा नहीं होती, जिससे विराम या शुष्क मौसम दशाएं उत्पन्न हो जाती, अर्थात वर्षा की परिवर्तिता मानसून की विशेषता है। अगला प्रश्न अपने पास 9 नंबर है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? नॉर्वेस्टर्स, नॉर ईस्टर्स, ईस्ट वेस्टर्स, साउथ ईस्टर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नॉर्वेस्टर्स। क्या हो जाएगा? ग्रीष्म काल में नॉर्वेस्टर से इस क्षेत्र में 13.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में कुल औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती? 152 सेंटीमीटर के करीब होती है। अगला प्रश्न आपके सामने 10 नंबर है। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत का जो कोरोमंडल तट है उसमें सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु के तट की बात हो रही है। अगला प्रश्न आपके सामने 11 नंबर है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? स्थानीय झंझावात, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी इसको कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, अंध महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर में नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल पर गिरा देता है। उत्तर भारत में रबी की फसल के लिए विशेषकर गेहूं के लिए तूफान अति आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 12 नंबर, जो कि MPPSC 2010 में आया हुआ है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, और इन्हीं में दोस्तों जैव विविधता अधिक
पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? इसी में जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न आप लोग 13 नंबर देख पा रहे होंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है बीकानेर, चेरापूंजी, मासिनराम या शिमला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मासिनराम है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के कारण प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके पास 14 नंबर। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल तथा मध्य प्रदेश, मेघालय तथा राजस्थान, असम तथा राजस्थान, केरल तथा राजस्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय तथा राजस्थान। सबसे अधिक वर्षा मेघालय में, सबसे कम राजस्थान में होती है। अगला प्रश्न आपके सामने 15 नंबर है। मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यह निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, यहाँ की पहाड़ियां कीप की आकृति की हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यहाँ की पहाड़ियां कीप की आकृति की हैं। किसकी? कीप की आकृति की होती हैं। अगला प्रश्न अपने पास 16 नंबर है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है अल्प वर्षा, कर्क रेखा से निकटता, मरुस्थल से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र से अधिक दूरी। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है समुद्र से अधिक दूरी। अगला प्रश्न अपने पास 17 नंबर है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। राजस्थान को शॉर्ट में आरजे भी लिखते हैं। यहां जो मरुस्थल पाए जाते हैं उसमें दोस्तों। अगला प्रश्न अपने पास 18 नंबर है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय पवन, शीतकालीन मानसून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंचाई तहों में भूमध्य सागर, अंध महासागर, कुछ हद तक कैस्पियन सागर में भी नमी लाते हैं और ये वर्षा करते हैं। उत्तर भारत में पाकिस्तान व नेपाल पर वर्षा करते हैं और यह रबी की फसल अर्थात गेहूं के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने पास 19 नंबर है जो कि यूपी पीसीएस 2010 में आया हुआ है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह। दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? लेह इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेह नगर उत्तरी भारत में स्थित है और यह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगला प्रश्न अपने पास 20 नंबर है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, और कम ताप एवं कम वर्षा, कम ताप एवं अधिक वर्षा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। दोनों चीजें अधिक होती और जैव विविधता भी बहुत तगड़े से पाई जाती। बट जो कि विषुवत रेखा है अपने भारत से 1876 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, 876 किलोमीटर की डिस्टेंस पर विषुवत रेखा अपने भारत से है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। देखिए दोस्तों, वर्षा का समय व मात्रा, देश के अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा गर्मी के मौसम में होती है। 3% वर्षा सर्दियों में और 10% वर्षा मानसून आने से पहले मार्च से मई तक हो जाती। वर्षा ऋतु जून से
मध्य सितंबर के बीच होती है। होती है कि नहीं दोस्तों, यही चीज होती है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न अपने पास 22 नंबर है। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते क्योंकि? फर्स्ट ऑप्शन, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। सेकंड ऑप्शन, भारत के निवासी उष्णकटिबंध से आए हैं। थर्ड ऑप्शन, जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है। फोर्थ ऑप्शन, देश की जलवायु देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। इसलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है 23। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती क्योंकि? पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने वन नहीं है, यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, यहाँ वृष्टि छाया में पड़ता है। यह जो है, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। किसमें पड़ता? वृष्टि छाया में पड़ता है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। अब आप समझो, वृष्टि छाया किसी पर्वत श्रेणी के पवन विमुखी ढाल पर स्थित क्षेत्र जहां औसत वर्षा अपेक्षाकृत अत्यल्प होती है। पर्वत श्रेणी के पवन अभिमुख ढाल पर आर्द्र हवाएं ऊपर उठती हैं और इनके संघनन से इस भाग पर भारी वर्षा होती है। जब ये हवाएं पर्वत श्रेणी को पार करके पवन विमुखी ढाल से नीचे उतरती हैं, तब वे गर्म और शुष्क हो जाती हैं, जिसके कारण इस भाग में बहुत कम वर्षा होती है। भारत में पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश का प्रमुख उदाहरण है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर कई स्थानों पर औसत वार्षिक वर्षा 300 सेंटीमीटर से भी अधिक है, जबकि इसके पूर्वी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश पर अति अल्प वर्षा होती है। कई स्थानों पर यह औसत वर्षा 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अगला प्रश्न अपने पास 24 नंबर है। देखिए क्या है। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है, भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है। सेकंड ऑप्शन है, भारत उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है। थर्ड ऑप्शन है, देश के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है। फोर्थ ऑप्शन, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 25 नंबर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, भारत में वर्षा का औसत है 98 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 सेंटीमीटर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 118 सेंटीमीटर बताई जाती है। अगला प्रश्न आपके पास 26 नंबर है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवाती वर्षा, मूसलाधार एवं संवहनिक वर्षा, वायु की दिशा में मौसमी वर्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। मानसूनी जलवायु एवं विशिष्ट प्रकार की जलवायु जिसमें स्पष्ट ग्रीष्म एवं शीत ऋतुएं पाई जाती हैं और ऋत्विक परिवर्तन के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायु दाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। मानसूनी जलवायु का विस्तार उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में समान 50 से 300 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने 27 है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, झंझावातों से, लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, ऊष्णी कटिबंधीय चक्रवातों से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभों से, अर्थात राजस्थान एरिया में जो बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से ही होती है। अगला प्रश्न आपके सामने 28 है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से। करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उत्तरी मैदान पाकिस्तान, नेपाल,
ये सब क्या है? इन सब में पश्चिमी विक्षोभ से ही वर्षा दोस्तों होती है। अगला प्रश्न अपने पास 29 है। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा एमएम है, मिलीमीटर की बात हो रही है, ना कि सेंटीमीटर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग 30 नंबर देख रहे होंगे। आम्र वर्षा क्या है? मैंगो सोवर क्या है? आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। अगला प्रश्न अपने पास 31 है, जो कि यूपी पीसीएस 1999 में आया हुआ प्रश्न है। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझी जाती है या समझा जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना है दोस्तों, क्लियर है। बारिश होती फटाफट पानी बह के गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। दूसरा ऑप्शन, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता, बिल्कुल। बारिश के बाद कभी कभी धूप निकल आती तो उसका वाष्पीकरण होकर वो उड़ जाते हैं। तीसरा है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, अर्थात ये कंटिन्यू नहीं होती, कुछ महीने में होती है या कुछ दिन लगातार होती फिर स्टॉप हो जाती है। इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी, अर्थात तीनों के तीनों इसका आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तीनों के तीनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न अपने पास 32 है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र क्या कौन सा है? कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उड़ीसा का बालागीर क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। अगला प्रश्न अपने पास 33 है, देखिए क्या है। नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है बंगलोर और चेन्नई, सेकंड ऑप्शन अजमेर और शिलोंग, और थर्ड ऑप्शन है मुंबई और विशाखापत्तनम, फोर्थ ऑप्शन है नागपुर और कोलकाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर और शिलोंग। क्या हो जाएगा? अजमेर और शिलोंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न अपने पास 34 है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन 4 है दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, व्यापारिक हवाएं, पश्चिमी हवाएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। अब इसको आप थोड़ा सा समझ लें। भारतीय उपमहाद्वीपों पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होती है या होता है। अगला प्रश्न आपके पास 35 है, जो कि सीडीएस 2015 में आया हुआ है, अर्थात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य घटक उत्तरदायी हैं? देखिए, अवस्थित, दूसरा ऊष्मी विपर्यास, तीसरा उपरितन वायु परिसंचरण, चौथा हिमालय पर्वत श्रृंखला। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सभी के सभी। क्या हो जाएंगे? सभी के सभी, अर्थात अवस्थित, ऊष्मी विपर्यास, उपरितन वायु संरक्षण परिसंचरण और हिमालय पर्वत श्रृंखला, सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न अपने पास 36 है, जो कि यूपी पीसीएस 2016 में आया हुआ है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई, दिल्ली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 40 सेंटीमीटर। यह महानगर उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा
अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य प्राप्त करता है। चेन्नई मतलब दोस्तों तमिलनाडु। अगला प्रश्न अपने पास 37 है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के तूफान साधारणतः बंगाल में आते हैं। गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं और आर्द्र समुद्री हवाएं इसका कारण होता है। अगला प्रश्न अपने पास 38 है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होने का कारण है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, वहां सदा निम्न दाब बना रहना, वहां सदा उच्च दाब बना रहना, वहां काफी सघन वनस्पति पाए जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होने का कारण है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न अपने पास 39 है। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? लगभग 40%, लगभग 75%, लगभग 90 और 100। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से लगभग 75% वर्षा मिलती है। बाकी की जो 25% है वह लौटते हुए मानसून से मिलती है, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, स्थलीय व सामुद्रिक हवाओं से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से। चेन्नई अर्थात तमिलनाडु की बात हो रही है। यहाँ पर जब मानसून लौटता है उसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उसी से वर्षा होती है दोस्तों अब हम लोग देखेंगे किस पर? अब हम लोग प्रश्न देखेंगे वन पर, अर्थात भारत की वनों पर एमसीक्यूज करने का वक्त आ गया है दोस्तों। आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण होना जरूरी है? 23, 25, 33, 40। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के पहाड़ी क्षेत्रों का 60% भाग, मैदानी क्षेत्रों का 20% भाग एवं संपूर्ण देश का कम से कम 33% भागों पर वन का होना आवश्यक है, अर्थात जंगल होने चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न आपके सामने 2 नंबर है। कौन सा है? 2 नंबर है, देखिए क्या है। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1970, 1981, 1988, 1991। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा वन नीति 1925 को वर्ष 1988 में संशोधित कर नई वन नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न अपने पास 3 नंबर है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर और भोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसको शॉर्ट में FSI कहते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधीन एक संस्थान है। इसका प्रमुख अधिदेश देश में वन सर्वेक्षण करना एवं वन संसाधनों का आकलन करना होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 4 नंबर। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का एक संस्थान और भारत में वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान, ये उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है और अपने समय का सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। 1991 में यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। यह 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित हुआ था। वन अनुसंधान संस्थान
देहरादून भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के तहत एक प्रमुख संस्थान है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 5 नंबर। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेरी कहाँ स्थित है, यह चीज आपको बतानी है। भोपाल, नागपुर, देहरादून, जोधपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर। क्या हो जाएगा? नागपुर। देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए दोस्तों, यह नागपुर में स्थित है। यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यवहारिक सुझाव देता है। सतत पोषणी विकास हेतु पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में यह नेतृत्व करता है। अगला प्रश्न अपने पास 6 नंबर है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिले वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा के एम मुंशी। क्या हो जाएगा? भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने इसका सूत्रपात किया था, अर्थात इन्होंने स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है 7 नंबर। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? फर्स्ट ऑप्शन है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न अपने पास 8 नंबर है। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने पास 9 नंबर है। वन रोपण प्रक्रिया है। वन रोपण प्रक्रिया क्या है? देखिए, वन साफ करने की और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्रित करने की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा और पेड़ लगाने की। अगला प्रश्न अपने पास 10 नंबर है। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र क्या है? ऑप्शन आप संख्या में देख पा रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पास 11 नंबर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, पहले आप भारत का क्षेत्रफल जाने, 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है कि कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 21, 23, 23.03, 23.81। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24.56। क्या हो जाएगा? 24.56 क्लियर इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर याद रखें। देखिए, भारत की वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना दिया गया दोस्तों? 80,08,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो कि परसेंटेज में 24.56% है। अगर बात की जाए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वना आवरण क्षेत्र कितना है, वन आवरण कितना क्षेत्रफल है, तो आप कहेंगे यह हो जाएगा 7,12,024। कितना हो जाएगा? 7,01,224 इसका क्लियर हो जाएगा। और परसेंटेज में पूछा जाए 21.67। वनावरण कितना है? 21.67% है। अब बचा कि वृक्षावरण कितना है, वह 2.89% है।
जब इनको जोड़ देते हैं तब आता है दोस्तों 24.56%। अगला प्रश्न अपने पास 24 नंबर है, सॉरी 12 नंबर है। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? किसका पूछा गया? वनों का। देखिए दोस्तों, 20.55, 21.67, 23.03, 23.68। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21.67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 67। और इसी जगह दोस्तों वृक्षावरण पूछा जाए, वन पूछे जाएं तो वन अधिक होते 21.67। अगर आपसे वृक्ष पूछे जाएं कितने हैं, कितने परसेंट हैं, 2.89% क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने पास 13 नंबर है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। फर्स्ट ऑप्शन वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख जो संसाधन है वह फॉरेस्ट है, वन है। अगला प्रश्न अपने पास 14 नंबर है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है। क्या है दोस्तों? भोपाल है। देखिए, मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किलोमीटर पर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है जिसमें 66,688 वर्ग किलोमीटर, और इसके जस्ट बाद छत्तीसगढ़ है जिसमें 55,611 वर्ग किलोमीटर है। उड़ीसा 51,619 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 50,778 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों सर्वाधिक हो गए मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 15 नंबर। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, ये फर्स्ट ऑप्शन था। सेकंड देखिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने पास 16 नंबर है। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो इसमें है अवरोही क्रम में सेट करना है। अवरोही का मतलब होता है दोस्तों बड़े से छोटी की ओर, अर्थात इन 4 राज्यों में से सबसे अधिक वन किसमें पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो पहले आप 2 लिखेंगे, इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में पाए जाते, आप 3 लिखेंगे, फिर उड़ीसा में पाए जाते 4 लिखेंगे, सबसे कम आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा जो उड़ीसा है, और सबसे आखिरी जो है आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश दोस्तों है। अगला प्रश्न अपने पास है 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ सभी लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं। जब आप खेती करेंगे तो जंगलों को काटेंगे, जब आप पेड़ पौधों को काट देंगे तो फिर वो क्या होगा? वो वनों का विस्तार खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न 19 नंबर है, जो कि बीपीएससी 1995 में आया हुआ है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन
आवरण अनिवार्य है, संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%, संपूर्ण भूमि का 40%, संपूर्ण भूमि का 33%। जितनी भी भूमि हो उसमें 33% पर दोस्तों क्या होने चाहिए, वन होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि दोस्तों सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न अपने पास 20 नंबर है, देखिए क्या है। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? परसेंटेज के मामले में सबसे अधिक वन किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। देखिए प्रतिशत का मतलब है दोस्तों, सपोज दैट 100 जनसंख्या है, फिर इसमें यह कितने परसेंट रहती, 70, 80, 90। और कोई बहुत बड़ा राज्य है जिसकी जनसंख्या 10 लाख है, बट परसेंटेज 100 से निकालेंगे। 100 में हमने देखा कि 35% रहती है, तो परसेंटेज के हिसाब से जो मिजोरम है उसमें अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न अपने पास 21 नंबर है। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? 1950, 1952, 1956, 1981। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार वनों से अधिकतम आय प्राप्त करना सरकार का मुख्य लक्ष्य हो गया। सरकार की वन नीति के कारण ही वर्ष 1952 से वर्ष 1981 के बीच कृषि फसलों के अंतर्गत क्षेत्र 1187.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1429.4 लाख हेक्टेयर हो गया। अगला है अपने पास प्रश्न, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 22 नंबर। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1981, 1983, 1985, 1988। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1981। भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI कहते हैं, की स्थापना दोस्तों 1 जून 1981 को हुई थी। 1 जून 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न अपने पास 23 नंबर है, जो कि यूपी PCS 2009 में आया हुआ है। वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी तट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी डेक्कन में। क्या हो जाएगा? पूर्वी डेक्कन। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके सामने 24 नंबर है। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 2004, 2014, 1996, 1986। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986। क्या हो जाएगा? 1986 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको EPA कहते हैं शॉर्ट में, भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें दोस्तों दिया गया था? अनुच्छेद देख लीजिएगा, अधिनियम देख लीजिएगा, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 25 नंबर। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है साल, चीड़, यूकेलिप्टस, टोंक। टोंक अर्थात सागौन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोंक भी कहते हैं दोस्तों इसको, और सागौन भी इसको कहते हैं। इस बात को आप लोग जरूर याद रखें कि सागौन भी इसको कहते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न अपने पास 26 नंबर है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता वह है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम 85%, जितना उसका क्षेत्रफल है उस हिसाब से 85.41% पर वन पाए जाते। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 79.63% पर, मेघालय 76.33 और मणिपुर 75.46%, नागालैंड 75.31%। देखिए दोस्तों, जितना क्षेत्रफल है उसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से इतना है, बट वैसे पूछा जाए तो उसका होगा MP, बट यहाँ जो करेक्ट आंसर है वह है अरुणाचल
प्रदेश। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देखें, उड़ीसा में नंदन कानन, सेकेंड है असम में काजीरंगा, थर्ड है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, और फोर्थ है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वन खाद्य वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 103 है। कितनी है? 103 बताई गई है। अगला प्रश्न हम लोग 28 नंबर देखेंगे। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में सागौन का वन मध्य प्रदेश में पाया जाता। सागौन या टीकवुड द्विबीजपत्री पौधा है। यह चिरहरित यानी वर्ष भर हरा भरा रहने वाला एक पेड़ पौधा होता है। सागौन का वृक्ष प्रायः 80 से 100 फुट लंबा होता है। इसका वृक्ष काष्ठीय होता है। इसकी लकड़ी हल्की, मजबूत और काफ़ी समय तक चलने वाली होती है। इसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं। फूल उभयलिंगी और संपूर्ण होते हैं। सागौन का जो वनस्पतिक नाम होता है, बॉटनिकल नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या होता है? टेक्टोना ग्रैंडिस होता है। ये एक बहुमूल इमारती लकड़ी भी होती है। अगला प्रश्न अपने पास 29 है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। पहले वन की प्रकृति देख लो। उष्णकटिबंधी, सदाहरित, मानसून, संतुलित, मैंग्रोव। और दूसरी जो सूची है शिवालिक, शिलांग, पश्चिम बंगाल, नीलगिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अब आपको मैं एक्सप्लेन करके थोड़ा सा समझाता हूँ। समझिए दोस्तों क्या है। पहले आ जाइए आप लोग उष्णकटिबंधी सदाहरित। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? शिलांग में पाए जाएंगे। अर्थात इसके सामने आप 2 लिख सकते हैं। इसके बाद हो रही मानसून। तो मानसून कहाँ मिलेगा? ये शिवालिक में मिलेगा, आप 1 लिख सकते हैं। इसके बाद है संतुलित। तो संतुलित कहाँ मिलेगा? नीलगिरी में। तो इसके सामने आप 4 लिख सकते हैं। मैंग्रोव कहाँ मिलेगा? ये पश्चिम बंगाल में, जो कि सुंदरवन का डेल्टा है। अर्थात इसके सामने आप 3 लिख सकते हैं। अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाहरित क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं शिलांग क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक। मानसून की बात करें, मानसून की बात करें तो ये शिवालिक पहाड़ियों में मिलेगा। चेंजमेंट कितना होता है ये भी समझ में आएगा। बात करें संतुलित की, तो संतुलित कहाँ रहेगा जहाँ मौसम ठीक होगा? तो नीलगिरी में। और बात करें मैंग्रोव की, तो ये पश्चिम बंगाल अर्थात सुंदरवन के डेल्टा में ये सब पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके पास 30 नंबर है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है मालाबार तट, सुंदरवन, कक्षकरण, दंडकारण्य। तो इसका करेक्ट हो जाएगा सुंदरवन। क्या हो जाएगा? सुंदरवन में ही ये पाए जाते हैं और यहाँ बाघों की संख्या लगभग 103 बताई जाती है। दोस्तों अब वक्त आ गया है अपने पास भारत के खनिज संसाधनों पर एमसीक्यूज देखने के लिए। अब तक मैंने आपको भारत की जलवायु पर एमसीक्यूज दिए, वन पर दिए। अब देखेंगे हम लोग भारत के खनिज संसाधन। आइए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट पढ़ें। मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का पठार। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, छोटा नागपुर का पठार। देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी है। इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न अपने पास 2 नंबर है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है मालवा का पठार, दक्कन का पठार,
लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का पठार। हो गया। अब अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लो एस की प्राप्ति होती है? जादूगोड़ा, वैलाडीला से, लो लोहारदगा से, अब्रकी पहाड़ी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैलाडीला। देखिए, बैलाडीला या वैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों की सुंदर श्रृंखला है जहां पर प्रचुर मात्रा में लौह खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, जिसे कई बार कुदेरमुख भी कहा जाता है। कुद्रेमुख को कुदेरमुख भी कहते हैं। कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिला में एक पर्वतमाला है। यह कस्बा मुक्ता लौह एस के खनन के कारण प्रसिद्ध है, जहां एक सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड स्थित है एवं अपने नाम के अनुसार इसी कार्य में संलग्न है। इसे साथ ही ये क्षेत्र नैसर्गिक संपदा के लिए भी मशहूर है। अगला प्रश्न अपने पास 5 नंबर है, बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह लौह एस को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? मारवा गांव, न्यू मंगलोर, विशाखापत्तनम, हल्दिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। देखिए दोस्तों, बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह एस को विशाखापत्तनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट पर गोदावरी नदी के मुहाने के उत्तर में अवस्थित एक भारत का चौथा सबसे बड़ा पोताश्रय है। यह विशाखापत्तनम जिले का मुख्यालय तथा भारतीय नौसेना के पूर्वी क्या है, कमांडर का केंद्र है। यहाँ जलयान बनाने का कारखाना भी दोस्तों है। तो अपना करेक्ट आंसर था विशाखापत्तनम। बैलाडीला खान से खनन प्राप्त किए जाने वाले लौह अयस्क में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता? विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न अपने पास 6 नंबर है। देखिए क्या है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। बाबा बूदन पहाड़ियां कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित हैं। यह समुद्र तल से 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लौह अयस्क खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 7 नंबर है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है उड़ीसा। अगला प्रश्न 8 नंबर है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। देखिए दोस्तों, हेमेटाइट जो है इसका एक ऑक्साइड है जिसका फार्मूला होता है Fe2O3 का खनिज का एक रूप है। पृथ्वी से सबसे अधिक मात्रा में हेमेटाइट का इस प्रकार का लोहा अर्थात हेमेटाइट टाइप का लोहा निकाला जाता है। अगला प्रश्न 9 नंबर है, जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट, यूरेनियम, सीसा जस्ता, तांबा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसा जस्ता। क्या हो जाएगा? सीसा जस्ता। यह मिश्रित अयस्क गैलिना से निकलता है। इसके अलावा गैलेमिन, जिंकाइट, विलेमाइट मुख्य इसके अयस्क हैं। अगला प्रश्न है अपने पास 10 नंबर, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। सीसा जस्ता जिप्सम, चांदी, संगमरमर, एस्बेस्टस, रॉक फास्फेट, तांबा, पन्ना, जास्पर, फायर क्ले, कैडमियम में राजस्थान एकाधिकार है। जीसा जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, एस्बेस्टस, रॉक फास्फेट, तांबा, पन्ना, जास्पर, फायर क्ले, कैडमियम में राजस्थान का एकाधिकार दोस्तों है। अगला प्रश्न आपके पास है 11 नंबर। देखिए क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खनिज में
भारत का आत्मनिर्भर नहीं है। लोएस्क मैग्नीज अभ्रक तांबा, करेक्ट आंसर है तांबा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तांबा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? कोलार, खेतड़ी, गया, मयूरभंज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये खेतड़ी। खेतड़ी नगर भारत के पश्चिमी प्रांत राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक कस्बा है। ये शेखावाटी का एक क्षेत्र है। वास्तव में खेतड़ी दो कस्बे हैं, वह जिसे खेतड़ी कस्बे के रूप में जाना जाता है और जिसे राजस्थान या राज खेत सिंह जी निर्वाण ने बसाया था। कि कौन से राजा थे? राजा थे खेत सिंह जी। अन खेतड़ी नगर का कस्बा जो खेतड़ी से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर है, जहाँ पर तांबा बहुत अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न अपने पास 13 नंबर है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बॉक्साइट का निर्माण पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट मिट्टी तथा एल्युमिनियम आग्नेय शिलाओं के विघटन से होता है। बॉक्साइट पठारों के ऊपरी भागों में पटलाकार पहाड़ियों में तथा चूने की शिलाओं में अनियमित समुदाय में मिलता है। भारत में इसके निश्चित क्या क्या है देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास तथा कश्मीर में भी है। अगला प्रश्न 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? जावर, खेतड़ी, लोहरदगा और कलोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहरदगा। लोहरदगा हिंदी के दो शब्दों लोहार जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोहे का व्यापारी और दगा जिसका अर्थ अर्थात लोह खनिज का केंद्र होता है। अगला प्रश्न अपने पास 15 नंबर है, पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, बॉक्साइट, लोएस्क, मैग्नीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। यह जिला झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 23.5 उत्तर और 23 अंश 40 मिनट उत्तर तथा देशांतरी विस्तार जो है 84 40 से 84 45 50 तक है। अगला प्रश्न 16 नंबर है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? बिहार, गुजरात, राजस्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान दोस्तों, इसका क्लियर आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 18 नंबर, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लौह एस्क, बॉक्साइट, अभ्रक। करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्रक। कोडरमा भारत में झारखंड प्रांत का एक जिला है। यह भारत के अभ्रक जिला के रूप में भी जाना जाता है। इसे झारखंड का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड का कोडरमा जिला शहरी क्षेत्र जो अपनी अभ्रक नगरी के संग्रह के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 19 नंबर है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम। अभ्रक में भारत किस स्थान पर है? यह फर्स्ट पोजीशन पे। देखिए अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। अभ्रक की 3 मुख्य किस्में हैं। श्वेत अभ्रक, यह रूबी अभ्रक भी कहलाता है। सफेद धारियों वाला यह चक्र अभ्रक उच्च किस्म का होता है। पीत अभ्रक इसे फलोगोपाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? फलोगोपाइट भी कहते हैं। श्याम अभ्रक इसे बायोटाइट कहते हैं। बायोटाइट अभ्रक का रंग हल्का गुलाबी होता है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न हम लोग 20 नंबर देखेंगे क्या है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? जबलपुर, भरतपुर, मकराना, जैसलमेर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मकराना। देखिए मकराना भारतीय राज्य राजस्थान की नगर परिषद एवं तहसील है। मकराना यहाँ के श्वेत पत्थर और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना के संगमरमर के उपयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया था। मकराना बड़ा कस्बा है जिसमें विभिन्न स्थानों पर संगमरमर का खनन कार्य किया जाता है। अब आपके सामने प्रश्न है 21 नंबर, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? लाल संगमरमर, काला संगमरमर, सफेद संगमरमर या इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सफेद संगमरमर निकाला जाता है।
अगला प्रश्न है 22 नंबर। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, हीरा, लोहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। पन्ना की तमन्ना है कि उसे एक हीरा मिल जाए, इस टाइप का आप लोगों ने सॉन्ग भी दोस्तों सुना होगा। और पन्ना कहाँ है? ये एमपी में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर। निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आप सभी ने केजीएफ मूवी जरूर देखी होगी। केजीएफ 1, केजीएफ 2, सब इनका संबंध सोने की खदानों पर आधारित यह मूवी है। अगला प्रश्न अपने पास 24 नंबर है। कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में वर्तमान बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित कोलार स्वर्ण क्षेत्र भारत में प्राचीनतम स्वर्ण भंडार है। ऐतिहासिक उल्लेख बताते हैं कि यहाँ प्रथम शताब्दी ईस्वी से अलग अलग समय में स्वर्ण की खुदाई की गई है। अगला प्रश्न आपके पास है 25 नंबर। देखिए क्या है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। तो सबसे अधिक जो थोरियम मिलता है वह दोस्तों केरल में है। कहाँ है? केरल में है। देखिए थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने थोराइड अयस्क में की थी। यद्यपि इसके अनेक अयस्क ज्ञात हुए हैं, परंतु मोनेजाइट इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक अयस्क है जिसमें थोरियम तथा अन्य विरल मृदाओं के फास्फेट रहते हैं। संसार में मोनेजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। बिहार प्रदेश में भी थोरियम अयस्क की उपस्थिति ज्ञात हुई है। इनके अतिरिक्त मोनेजाइट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और मलाया में भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न 26 है जो कि यूपी पीसीएस 2001 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, जिसको शॉर्ट में एपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एपी लिखते हैं। देखिए दोस्तों अभ्रक का प्रमुख अयस्क फ्लाटाइट आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 27। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है? यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, एंटीमनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थोरियम। थोरियम आवर्त सारणी के एक्टिनाइट श्रेणी का प्रथम तत्व है। पहले यह चतुर्थ अंतर्वर्ती समूह का अंतिम तत्व माना जाता था। अगला प्रश्न 28 है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। डेगाना भारत के राजस्थान राज्य में नागौर जिले का एक प्रमुख शहर है। डेगाना में एकमात्र टंगस्टन की खान स्थित है। अगला प्रश्न 29 है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। फटाफट मिलाई। कोयला क्षेत्र है और संबंधित राज्य है। कोयला क्षेत्र कर्पूरा, सिंगरौली, सिंगरैनी, कोरबा। संबंधित राज्य झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब आप देखिए कैसे। देखिए दोस्तों जो कर्पूरा है यह झारखंड में है अर्थात 1। सिंगरैली जो है यह मध्य प्रदेश में है 2। सिंगरैनी जो है यह तेलंगाना में अर्थात 3। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में अर्थात 4। कर्णपुरा है यह झारखंड में है कोयला क्षेत्र। और सिंगरौली जो कोयला क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश में है। सिंगरैनी जो है वह डियर स्टूडेंट तेलंगाना में है। और कोरबा जो है वह छत्तीसगढ़ में है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है 40%, 45%, 47%, 49%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? 40% है।
अब आपके सामने प्रश्न है 31 जो कि बीपीएससी 2011 में आया हुआ। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में, लोहरदगा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा झरिया में। झरिया अपनी समृद्ध कोयला संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। झरिया के कोयला से कोक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग में होता है। झरिया धनबाद शहर और अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और धनबाद शहर के एक भाग के रूप में माना जा सकता है। झरिया झारखंड राज्य में 15 में से सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न अपने पास 32 है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? धारवाड़, गोंडवाना, आर्कियन, टर्सरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35 से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। अर्थात जितनी ऊर्जा की जरूरत है उसमें में से 35 से 40% इसी से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। अगला प्रश्न अपने पास 33 है। भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कर्णपुरा। बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रानीगंज। भारत में कोल माइनिंग की शुरुआत सबसे पहले रानीगंज कोल फील्ड में हुई। 1774 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन सुमनेर और सू एंटोनियस ग्रांट हिटली को इथोरा के पास कोयला मिला, जो वर्तमान में सालनपुर सामुदायिक विकास खंड में आता है। अगला प्रश्न अपने पास 34 है। न्यू वैली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है? लिग्नाइट, यूरेनियम, सीसा जस्ता, बॉक्साइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। लिग्नाइट निकृष्ट वर्ग का पत्थर कोयला है। इसका रंग कत्थई या काला भूरा होता है तथा आपेक्षिक घनत्व भी पत्थर कोयला से कम होता है। यह वनस्पतिक ऊतक के रूपांतरण की प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। लाखों वर्ष पूर्व वनस्पतिक विकास की दर संभावित अधिक द्रुत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार कहाँ हैं? गोदावरी की घाटी में, सतपुड़ा की घाटी में, गंगा की घाटी में, दामोदर की घाटी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक जो कोयले के भंडार हैं वह दामोदर की घाटी में है। कहाँ है? दामोदर घाटी में है। आगे बढ़ेंगे अब। अगला प्रश्न 36 है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? कोयला क्षेत्रों से, लौह अयस्क से, मैग्नीज से, कॉपर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला क्षेत्रों से। क्या कोयला क्षेत्रों से पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? अब आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों 37, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? झरिया, रानीगंज, कोरबा, सिंगरौली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झरिया। देखिए, झरिया अपनी समृद्ध कोयला संसाधन के लिए बहुत अधिक फेमस है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। इसका क्लियर आंसर झारखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 39। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची, धनबाद, हजारीबाग, चाईबासा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धनबाद। झरिया कहाँ है? धनबाद में दोस्तों ये स्थित है। आगे प्रश्न अपने पास क्या है? 40 नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? गोदावरी घाटी, महानदी, दामोदर घाटी, नर्मदा घाटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी। क्या हो जाएगा दोस्तों? दामोदर घाटी। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में कोलार, बोकारो और बराकर प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? भारत के प्रमुख वनों के बारे में एमसीक्यूज देखे, फिर इसके बाद जलवायु तथा मौसम के बारे में,
अब हम लोगों ने इसमें कुछ खनिज संसाधन देख लिए हैं। यह सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। फटाफट इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।